Audio Jungle. तो कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ एक रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। एंड मैंने ग्रीन शर्ट पहन ली, मेरे को पहननी नहीं चाहिए थी एक्चुअली में। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सब फेडेड आ रहा है, मेरा खाली मुंह दिख रहा है। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। तो ये जो वीडियो है ये वही लोग देखें जिन्होंने पहले जो मेरे रेगुलर जो लेक्चर्स थे वो देख लिए हैं। अगर इसको देख रहे हैं वो डायरेक्ट, तो हो सकता है कि सारी की सारी बातें वो उनके बाउंसर मार सकती हैं, तो कष्ट के लिए खेद है। फिलहाल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले के 2 लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद ही ये जो वन शॉट रिवीजन है, ये जो हमने एक मैराथन बनाया है, हर चैप्टर का मैराथन जरूर करेंगे उस चैप्टर खत्म होने के बाद। एंड लास्ट में जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक फुल फ्लेश्ड मैराथन करेंगे जिसके अंदर हम सारे चैप्टर्स को वन शॉट कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, तो इसीलिए हम उसका वन शॉट रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड आई होप सो आप लोग मेरे को ज्वाइन करेंगे एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले रेगुलर लेक्चर देन वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा था कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। बिजनेस की डेफिनेशन में सबसे पहले सब सोचा कि बिजनेस का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ था बिजी वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि आपको किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज रहना है। आप समझ गए। दूसरी चीज, वो आपको कौन सी एक्टिविटी के अंदर एंगेज रहना है, वो होनी चाहिए ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। तीसरा क्या होना चाहिए, आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, आपको जो मोटिव होना चाहिए बिजनेस करने का, वो प्रॉफिट होना चाहिए। ये 3 अगर आपको पॉइंट याद है तो आपकी बिजनेस की डेफिनेशन आराम से पूरी हो जाएगी। फिर देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर ऑफ बिजनेस के अंदर मैंने आपको कोड बताया था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, तो जी हाँ, कोड सुपर प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। सबसे पहले हमने देखा था फीचर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाना ही उद्देश्य है। तो जहां पे पैसा कमाना उद्देश्य हो बन जाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, ना कि सोशल एक्टिविटी। दूसरा आता है प्रोक्योरमेंट और रॉ मटेरियल। जब आप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व हैं तो आप खुद सोचिए, आप कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे, फिर उसको आप प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बना रहे होंगे, उसके बाद ही आप उसको बेच रहे होंगे ना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कन्वर्टिंग इनटू द फिनिश गुड एंड देन आप उसको सेल करना है, ये कंसिस्टेंट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल दिया था चश्मा वाला, कि चश्मे का मेरा बिजनेस तो नहीं है, लेकिन मैंने चश्मा बेच दिया क्योंकि मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो ये बिजनेस नहीं हुआ। रेगुलर बेसिस पे होना ही चाहिए। तीसरा आपका फीचर ध्यान रखना कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर था हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ये था कि बेसिकली व्हेन यू आर परचेजिंग रॉ मटेरियल, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू द फिनिश गुड, तो लास्ट अब क्या बचता है, गुड्स एंड सर्विसेज की आपको बेचने ही पड़ेंगे, तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। फिफ्थ आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। एक सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर सिंगल एक्सचेंज को हम बिजनेस नहीं कंसिडर कर सकते। लास्ट पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। भैया, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो व्यापार है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये बात हम बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस छोटा है बड़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। ठीक है, हर बिजनेस में रिस्क तो होगा ही होगा, यानी कि आपके साथ आपकी आत्मा चलेगी, जहां तू वहां मैं, तो जहां बिजनेस वहां रिस्क तो चलेगा ही चलेगा। इसका कोड था सुपर प्रॉफिट। बड़ा आसान था सुपर प्रॉफिट, अगर आप चाहे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने आपको बता दिया सुपर प्रॉफिट। सुपर में आपको बाकी सारे पॉइंट लगाने हैं, प्रॉफिट तो आपका प्रॉफिट वाला पॉइंट हो ही गया। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। आप सिंपल सी बात यह है कि आपका बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या था, प्रॉफिट कमाने तो था। अब आपने प्रॉफिट कमा लिया तो प्रॉफिट का रोल क्या है व्यापार में, हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारा इतना मेन ऑब्जेक्टिव, सोल मोड ऑब्जेक्टिव है ही क्यों प्रॉफिट कमाना। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की एक सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी। क्या मैं कह नहीं सकता कि बिजनेस जीवित किस वजह से है, बिजनेस किस वजह से जीवित है, प्रॉफिट की वजह से, इनकम की वजह से। तो पहला तो रोल प्रॉफिट का बिजनेस में यही हो गया कि एक सोल इनकम यही होती है बिजनेस की इनकम। दूसरा होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आपको सोचो, अगर आपने 100 रुपए का मुनाफा कमाया है, 30 रुपीज आपने एक्सपेंडिचर कर दिए, तो 70 रुपीज का आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली दैट वुड बी अ काइंड ऑफ रिजर्व फॉर योर बिजनेस। आप उसको फ्यूचर के लिए लगाएंगे, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। थर्ड पॉइंट आता है इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। तो प्रॉफिट अक्सर उसी बिजनेस में होते हैं जहां के एम्प्लॉयज, जहां के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करा जाता है, वहीं पर ही। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा बताता है इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। अगर किसी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब
वहां पे एफिशिएंसी है ही। फोर्थ आता है एनहेंसेस द बिजनेस स्टैंडिंग इन द मार्केट। आप खुद मुझे बताइए कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो सफिशिएंट प्रॉफिट, एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो आप मुझे खुद बताओ क्या मार्केट में उसकी एक रेपुटेशन नहीं हो जाएगी? आप मुझे खुद बताओ क्या मार्केट में उसका एक गुडविल नहीं बन जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल गुडविल उसकी बन जाएगी। फिर फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट आता है रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आप मुझे खुद बताओ ना यार, एक बिजनेसमैन मेहनत कर रहा है, ठीक है, बिजनेसमैन मेहनत कर रहा है, उसने कैपिटल लगा रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रखा है, रिस्क भी लिया है उसने, इनफैक्ट लिया। बिजनेस इज द काइंड ऑफ रिस्क। जैसे जीवन एक संघर्ष है, वैसे बिजनेस का एक रिस्क है। तो अगर उसने वो रिस्क लिया है तो उसका अगर कोई रिवॉर्ड आएगा तो उसका हकदार भी कौन होगा? उसका हकदार भी वो बिजनेसमैन ही तो होगा। उस रिस्क से अगर जनरेट हो रहे हैं कोई लॉसेस, तो उस लॉसेस का हकदार भी वो बंदा ही होगा जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। फिर आता है रिटर्न टू इन्वेस्टर। आप मुझे खुद बताओ कि ऐसा बिजनेस जो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसकी मार्केट में एक ऑब्वियसली एक गुडविल है, एक रेपुटेशन सेट हो जाएगी। तो आप मुझे खुद बताओ, बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा? ऐसा बिजनेस जो खाली दिखावे का है, जिसकी बैलेंस शीट हाई प्रोफाइल है, या फिर ऐसा बिजनेस जिसका जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? तो मेरा आंसर होगा सेकंड वाला। मैं एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जो हाईली प्रॉफिटेबल हो। और अगर कोई भी बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल होगा तो श्योर शॉट उसके इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न मिलेगा, उसके इन्वेस्टर्स का हायर ROI हो जाएगा, जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं रेगुलर लेक्चर में समझा चुका हूं, इस लेक्चर में भी मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, समझें, लाइक कर दें। एंड मतलब बेसिकली बात सिर्फ लाइव की नहीं है, बात ये कि आप कितना मेरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, आप कितना मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीज सिर्फ उतने की है। मैं जो अपना कंटेंट दे रहा हूँ ये सिर्फ लाइक के लिए, कमेंट के लिए नहीं है। बेसिकली मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ दिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब ये किस लिए कर रहा हूँ मैं, एक इंटरेक्शन के लिए। ये बस एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं रेगुलरली, एंड मैं रेगुलर रहूंगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर डाल दिया, रिवीजन एक क्लिप डाल दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे नहीं रहूंगा। आई प्रॉमिस टू यू, मैं 11th की जनवरी में आपके साथ रहूंगा। एंड बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने क्लास में अव्वल पे रहें, अपनी लाइफ में अव्वल पे रहें, एंड बहुत सारी खुशियां हो, क्योंकि एक पढ़ाई आपके जीवन में, पढ़ाई एक लौती टेंशन है, बाकी कोई टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में। तो पढ़ाई की टेंशन को मैं खुद डील करना चाहता हूँ, बाकी चीज आप खुद डील कर सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और देख लेते हैं कि क्या सर प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का उद्देश्य है? बेटा ये कभी पहले हुआ करते था, आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही उद्देश्य नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सर वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इसके अंदर हमने जो कोड बनाया था वो था मम्मी पापा वसीम सो रहा है, इतना परेशान मत हो। इसको आप खुद डील करेंगे, मैं रेगुलर लेक्चर में समझा चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बता दूंगा कैसे रखना है, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट था मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में, वो था हमारा इनोवेशन। आप मुझे खुद बताओ कि बिजनेस जो है, बिजनेस कॉल फॉर डेवलपिंग न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू थॉट्स। अब बिजनेस का सिर्फ सोल मोटिव ये ही नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है। भाई आज के टाइम पे इतने स्टार्टअप्स को इनकी मतलब इनोवेट करा जा रहा है, इतने स्टार्टअप जो है उनको एनकरेज करा जा रहा है। शार्क टैंक इंडिया आ रहा है और शार्क टैंक यूएसए भी आ रहे हैं। बाकी स्टार्टअप्स को इतनी सारी फैसिलिटीज भी दी जा रही है, नो टैक्स हॉलिडे भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, टैक्सेशन की पॉलिसी भी उनके लिए बड़ी माइन्यूट सी कर दी गई है उनको, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं। तो आज के टाइम पर अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कोई बिजनेस में कुछ इनोवेशन भी करना पड़ेगा। दूसरा मोटिव जो बहुत पुराना मोटिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अर्निंग मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट इज द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस। तीसरा आता है मार्केट शेयर। सारे बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए, उनके मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना चाहिए। आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो 2-3 प्रोडक्ट है जिनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है। एक तो इंडस्ट्री हो गई, बेसिकली वो हो गई हमारी बीवरेजेस इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल कोका कोला फैक्ट्री हो गई। दूसरी हो गई हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत सारी गाड़ी की कंपनी है, जैसे Hyundai हो गया, होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, किया हो गया, टेस्ला हो गई, इनकी मार्केट इंडस्ट्री है। दूसरी जो मैं बात करूं जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, उनके बीच में भी बहुत सारा एक होड़ है कि हम बस मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्टिव आज के टाइम पे होना चाहिए। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड देयर एटीट्यूड। तो आज के टाइम पे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए, क्योंकि हम ये देखा जाता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करा जाता है तो डिफरेंट जगह से लोग आते हैं जिनका डिफरेंट एटीट्यूड होता है। तो आज के टाइम पे ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए मैनेजर का कि अपने एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेकर जाए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ लेकर जाए। बड़े दमदार वर्ड में आपसे कह गया जो आपको आगे काम आएंगे कि हर एक एम्प्लॉय का, हर एक मैनेजर का जो गोल होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव होना चाहिए। फिफ्थ जो पॉइंट हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो आज के टाइम में बिजनेस को फोकस करनी चाहिए, क्योंकि हमने रिसोर्सेज इतने सारे लिए हैं बिजनेस एनवायरमेंट से, तो हमको भी सोसाइटी को बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये एक अच्छी बिजनेस की पहचान है। 6 पॉइंट की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर।
परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। हमें 6 वाले पॉइंट पे परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, भगवान झूठ ना बुलाए, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को तो पढ़ने में, होप सो आपको भी मजा आ रहा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। तो 6 वाले पॉइंट में आता है कि परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। इसके अंदर कहा जाता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है, कि जो एक बिजनेस एंटरप्राइज है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराता है मैनेजर के लिए, ताकि उनके मैनेजर की जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए और वो अच्छा सा डेवलपमेंट कर पाए बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि जब मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली ऑफ द रिसोर्सेज हो पाएगा और तभी तो प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। गेटिंग इट, आप चीजों को लिंक करना सीखिए, बिजनेस अपने आप हो जाएगी। बिजनेस जो है वो थ्योरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने एक मेंटेलिटी बना रखी है कि बिजनेस तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं कि बिजनेस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे आप अकाउंट्स कर रहे हैं वैसे का वैसे ही इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, वैसे का वैसे ही एक बिजनेस भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बस इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देने वाला ही तो चाहिए। इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। 6 पॉइंट की अगर बात करें रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि हर बिजनेस को जरूरत होती है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, और ऑप्टिमम यूज भी करना उसका जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना भी एक सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी बिजनेस का। एंड 6 पॉइंट की अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा से ज्यादा होगी, ग्रेटर आप प्रोडक्टिविटी कर पाओगे। तो मैंने आपको जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए हैं। कोड भी अभी एक बार रख के देख लेते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके डाउट्स विद इन 24 आवर हो जाएंगे। तो बेटा मम्मी से हो गया हमारा मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, पापा से हो गया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वसीम से हो गया हमारा वर्कर्स परफॉर्मेंस, उसके अलावा से हो गया हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और रहा से हो गया हमारा रिसोर्सेज, इतने से हो गया हमारा, इतने से क्या हो गया, इतने से हो गया हमारा इनोवेशन, परेशान से हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी, और इसके अलावा क्या बचा, बस सारी चीजें हो गए। ठीक है, तो सारी जो बाकी चीजें हमने जो लगा रखी ना स्टेटमेंट में, वो एक्चुअली में एक स्टेटमेंट बनाना भी होता ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सके। ठीक है, निमोनिक से आप याद करिए, कोशिश करिए, आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा। एंड बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी तो आप देख लीजिए। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ये तो हमेशा ही आएगा, ये आप चाहे 11th पढ़ लो, चाहे 12th पढ़ लो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिजनेस खोल लो, आपके दिमाग में एक मेंटेलिटी रहनी चाहिए, भाई बिजनेस खोला है प्रॉफिट कमाऊंगा। क्योंकि बिजनेस अगर आपसे मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, समाज सेवा करूंगा, तो वो बिजनेस 10-15 दिन में बंद हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिटर्स आपके सर पे खड़े हो जाएंगे, बैंक वाले आपके सर पे खड़े हो जाएंगे, रेंट वाला आपके सर पे खड़ा हो जाएगा, आपके जो एम्प्लॉयर्स वो आपके एम्प्लॉइज जो आपके वो सर पे खड़े हो जाएंगे। पैसे देने के लिए आप कहां से दोगे भाई, ये सारे खर्चे ही निकलते हैं प्रॉफिट से। तो अर्निंग प्रॉफिट देखो। दूसरा क्या है, सर्वाइवल। आप मुझे खुद बताओ आपकी जिंदगी कैसे कट जाएगी। किसी बच्चे ने लास्ट क्लास में बोला था बेटा मुलाकात से कभी भी बिजनेस नहीं कटती है, सॉरी मुलाकात से कभी भी जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी कटती है सिर्फ और सिर्फ पैसे से। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना आप। तो ऐसे ही बिजनेस का सर्वाइवल कैसे हो पाएगा, बिजनेस को अगर मार्केट में लॉन्ग रन के लिए अगर आपको सर्वाइव करना है, एक बात सुन लो आप ध्यान से, आपको भी बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस लॉन्ग रन के लिए अगर आपको सर्वाइव करना है तो कुछ बातों का ध्यान रख लेना। प्रॉफिट को उठा दो, अभी तेल लेने का प्रॉफिट। कंपटीशन को ध्यान रखना। तुम्हारा पड़ोसी कब तुम्हें आगे निकल जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा, इसलिए तुमको पता रहना चाहिए कि तुम्हारा पड़ोसी भी क्या कर रहा है। दूसरा क्या है, कंज्यूमर नीड्स। अपने कंज्यूमर की नीड्स पहचानो, उसको क्या चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। और तीसरा क्या है, फाइनेंस कहां से आने वाला है, सोर्स ऑफ फाइनेंस देखो। एंड गवर्नमेंट का रूल्स का रेगुलेशंस का पालन करो। जीएसटी चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लो, और कोई रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, बैंक के रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, एंड अपना बिजनेस अच्छे से चलाओ और लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करो। थर्ड पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिजनेस मस्ट ग्रो एंड डेवलप सो एज टू कैप्चर मैक्सिमम मार्केट शेयर। तो तीसरा लास्ट जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहिए एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया है। बड़ी स्पीड से, बड़ी तेजी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आई होप सो आपका कंसंट्रेशन लूज मत होने देना। मेरे को पता नहीं है कितना लंबा वीडियो होने वाला है, 30 या 40 मिनट्स का, जितना भी होने वाला है, लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखेंगे तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। आगे देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। थोड़ा समाज सेवा भी कर दो, खाली पैसे कमाते रहोगे, ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी कर दो, एंड करनी भी चाहिए। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हमें सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी उसको भी ध्यान में रख के हमको आगे व्यापार करना चाहिए। तो पहला देख लेते हैं, पहला आता है हमारा सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। देखो यार, मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव कब सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, आज के टाइम में आपको अपने कंज्यूमर की नीड्स भी पहचाननी पड़ेंगी। तो अगर आप भी जो भी आप प्रोडक्ट अगर आप रिटेलर है तो आपको देखो कौन सा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, कौन सा मार्केट में बेच रहे हो, आप जिस लोकेलिटी में वो कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिक रहा है। अगर आपको अच्छा
मार्केट कैप्चर करना है, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है। सिमिलरली इन द केस ऑफ अगर मैं मैन्युफैक्चर की अगर बात करूँ तो मैन्युफैक्चर को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नीड है एंड क्या उसकी फेयर प्राइस रखनी चाहिए जिससे हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल कर पाए। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यार खुद देखो, एक जब बिजनेस खोलता है ना तो एक तो रोजगार तो मिल ही जाता है जो बिजनेस खोलता है, साथ में शटर उठाने वाला अलग होगा, पानी पिलाने वाला अलग होगा, इसके अलावा और कर्मचारी अलग होंगे, माल लाने वाला, माल देने वाला, पैसा तगादा करने वाला, बहुत सारे लोग होते हैं। तो भाई ये भी कह सकता हूँ कि एक बिजनेस कम से कम 4-5 पेट तो पालेगा, इतनी गारंटी है। तीसरा आता है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। यार सबसे बड़ी एक बात है ना कि अगर आप जब बिजनेस खोल रहे हो तो जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं भाई प्लीज उनका ध्यान रखो, क्योंकि जब एम्प्लॉयज अच्छे होंगे ना एंड जब आपका जो लोअर डिपार्टमेंट होगा वो अच्छा काम करेगा तभी बिजनेस अच्छा चल पाता है। एंड ये तो फैक्ट है। जब आपका डिपार्टमेंट अच्छा होगा ना, जब आपके सैलरी वाले जो एम्प्लॉयज होंगे वो अच्छे होंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो एनवायरमेंट के अंदर तो आपको एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके बिजनेस करने से एनवायरमेंट के ऊपर या फिर मैं कह सकता हूं कि सोसाइटी के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ आता है हमारा कम्युनिटी सर्विसेज। बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, आप देखते होंगे आपके सोसाइटी के अंदर, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि अगर कोई स्कूल खोल रहा है तो उसके अंदर उसने कोई स्पॉन्सरशिप कर दी या फिर उसने अंदर कोई चैरिटी कर दी, या कोई मंदिर बन रहा है मंदिर में कोई चैरिटी कर दिया, कोई हॉस्पिटल बन रहा है हॉस्पिटल में कोई चैरिटी कर दी। तो ऐसे काम भी बिजनेस को करते हुए रहना चाहिए। क्यों करते हुए रहना चाहिए? बिकॉज वी हैव टेकन अ लॉट फ्रॉम आवर सोसाइटी, फ्रॉम आवर रिसोर्सेज, सो नाउ इट्स आवर टाइम कि हम अपने बिजनेस से जो कमाया हुआ है उससे भी हम अपने सोसाइटी को कुछ रिवर्ट बैक करें। अब शुरू हो जाता है प्रोफेशन के बारे में। बेटा प्रोफेशन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि 3 लोग मैंने एग्जांपल लिए थे। इसके अंदर एक है एलएलबी वाला, यानी कि एक लॉयर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक है डॉक्टर। ठीक है, ये तीनों ही हैं, ये तीनों ही एक प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि इन तीनों ही डिग्री लेने के लिए आपको एक एक पर्टिकुलर नॉलेज से, मैं कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये वो ऑक्यूपेशन है जिसमें हाईली स्पेसिफिक एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेलिवेंट फील्ड चाहिए होगी। हर प्रोफेशन एक दूसरे प्रोफेशन से अलग होता है, ये भी पता है। इस प्रोफेशन को एक्सरसाइज करने के लिए आपको स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी। फीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स अगर आपको याद करें तो मैंने एक कोड आपको लिखवाया था। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे प्रोफेशंस चाहिए तो आपको डिग्री तो लेनी पड़ेगी। डिग्री लेने के लिए आपके पास वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए, वेल डिफाइंड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। देखो बेटा, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, अगर मैं लॉयर की अगर बात करूं तो बार एसोसिएशन होता है, डॉक्टर्स की अगर बात करूं तो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अगर बात करूं तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अब मेरी बेटा शर्ट थोड़ी सी वैसी आ रही होगी, थोड़ा सा आप मैनेज कर लो। अब मेरा सिर्फ फेस से आप काम चला लो, इससे वैसे भी आपने करना क्या है। ठीक है, क्योंकि बेटा आज है कल नहीं होंगे, तो आप खाली फेस पे काम चला लो, मेरे एक्सप्रेशन से काम चला लो, मेरी वॉइस से आप काम चला लो। ठीक है, मैंने एक्चुअली में ग्रीन नहीं पहनना होता है जब हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने गलती से ग्रीन पहन लिया है, तो सॉरी फॉर दैट अगर आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सी हो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप चला लो। एंड बस हम रिवीजन तो कर रहे हैं, लास्ट मैंने जो रेगुलर लेक्चर नहीं है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड रिवीजन लेक्चर आप बस खाली सुन लो, कान में लगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में क्या पॉइंट था कि ये प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट, फॉलो करवाते हैं हम लोग। तीसरा बोलते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको नाम दिए कि बार एसोसिएशन हो गया, एएमआई हो गया एंड आईसीआई हो गया, ये सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं जो गवर्न कर रहे हैं, जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं इन प्रोफेशनल्स के लिए। फोर्थ आता है रिस्ट्रिक्ट एंट्री। भाई एरा गैरा नत्थु गैरा कोई ऐसे इन प्रोफेशन के अंदर नहीं आ सकता। इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन दिस प्रोफेशन, आपको एक इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी, या इन शॉर्ट में अगर हिंदी भाषा में कह दूं तो भाई पहले डिग्री ले लो, उसके बाद लॉयर बन लेना, उसके बाद सीए बन लेना, उसके बाद डॉक्टर बन लेना। फिर आता है सर्विस मोटिव। भाई इन तीनों लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप प्रोफेशनल तो हो गए हो, अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कराओ वो क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए। आपको अपने क्लाइंट का खास ध्यान रखना चाहिए। पैसे आप चार्ज कर लो बेहद, आप पैसे आप चार्ज कर लो, लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक इंडिविजुअल को हायर करा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है इन एक्सचेंज ऑफ सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन और सैलरी। आप समझ के दोबारा बोल देता हूं, एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को हायर करता है, वो इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करवाता है इन एक्सचेंज ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ सैलरी। सिर्फ इतनी सी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। तो आइए कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पहला आता हमारा इजी कमेंसमेंट। देखो अगर आपको स्टार्ट करना है ना, अगर आपको स्टार्ट करना है एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कब हो जाता है? जब आपके हाथ में, मैंने पहले भी बताया था, अपॉइंटमेंट लेटर। एज सून एज आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं करना, आपको अपने एम्प्लॉयर का खाना है, ओढ़ना है, पहनना है, बिछाना, सब कुछ। लैपटॉप आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा, चाय पानी सब कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। आपको कोई अपनी कैपिटल नहीं लगानी है। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करूं तो एम्प्लॉयर कोड ऑफ कंडक्ट
बना सकता है अपने एम्प्लॉय के लिए। क्यों? क्योंकि हर मैनेजर या हर, मैं कह सकता हूँ कि हर एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल करना चाहता है, करना भी चाहिए, वरना बिजनेस या फिर मैं कह सकूं कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा। फोर्थ की अगर बात करूं, नो जॉब ट्रांसफर, जिसको जो जॉब दी गई है वही करेगा, किसी और को जॉब हम नहीं दे सकते। नो ट्रांसफर, नो जॉब ट्रांसफर, ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना ही पर्सन टू पर्सन, ना ही ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा परफॉर्मेंस। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको जो टास्क दिया गया या फिर ड्यूटीज असाइन करी गई है वो उनको करनी ही पड़ेंगी। किसके द्वारा असाइन करा गया? एम्प्लॉयर के द्वारा असाइन करा गया। वेजेस की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं? एम्प्लॉयज अपनी सर्विसेज देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ वेजेस और सैलरीज। तो आई होप सारे फीचर्स कवर हो गए एम्प्लॉयमेंट की। डिस्टिंक्शन एक बार देख लेते हैं। डिस्टिंक्शन बड़ा सिंपल सा है बेटा, यहाँ पे बिजनेस से बिजनेस कर लेना। तो हम एक ऐसा डिस्टिंक्शन करने वाले हैं, उसके बाद आपके पास क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। कमेंसमेंट बिजनेस को स्टार्ट करना बड़ा बड़ा सिंपल सा काम है, वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल उसको डिसीजन लेने हैं। प्रोफेशन में आपको स्टार्ट अगर आपको करना है तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अगर आपको स्टार्ट करना है आपको अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। इन्वेस्ट की अगर बात करें तो बिजनेस में भाई इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, उस हिसाब से आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी। प्रोफेशन में डिग्री हासिल करने के लिए आपको थोड़ी बहुत कैपिटल लगानी जा सकती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए आपको कोई भी कैपिटल नहीं लगानी है भाई। रिस्क है तो इश्क है, तो बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है और हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होंगे। प्रोफेशन के अंदर कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है और रिस्क बिजनेस के कंपैरिजन में एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता है। हर महीने आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती ही रहेगी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की अगर बात करें, अगर आपको बिजनेस किसी को ट्रांसफर करना है या फिर इनहेरिट करना है तो वो बहुत ही आसान होता है। आप जस्ट अपना बिजनेस किसी और को सेल कर सकते हैं, थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको करनी है बस, और कुछ नहीं करना होता। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में आपको जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है, जबकि प्रोफेशन में आपको जो रिवॉर्ड होता है वो फीस होता है। सैलरी के अंदर आपकी वेजेस एंड सैलरीज होती है। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें तो बिजनेस में किसी का भी कंट्रोल की जरूरत नहीं, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं होती। जबकि प्रोफेशन की अगर बात करें तो एक डिफाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे कि बार एसोसिएशन हो गया फॉर द लॉयर्स, एआईएमए हो गया फॉर द डॉक्टर्स एंड आईसीआई हो गया फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर जो होता है वो हर एम्प्लॉय के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मैं कह सकूं कोई भी क्वालिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जबकि अगर आपको प्रोफेशन में आपको इन्वॉल्व होना तो आपके पास एक रिस्पेक्टिव डिग्री होनी चाहिए। एंड जॉब के लिए डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, आपको उतना तो क्वालिफिकेशन मिनिमम होना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो बिजनेस एक्टिविटीज भी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, एक हमारा इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जाता है। तो आपको सिंपल सा अगर मैं बता दूं, इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ में अगर इंडस्ट्री करें तो इसके अंदर एक हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री होती है, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है और एक होती है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें तो बेसिकली ये वो इंडस्ट्री होती है जो कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करती हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से ये कुछ चीज खींच लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सपोज मार पहले तो आप ये देख लो कि प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड है, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, बाद में रिफाइनमेंट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल है, आप जमीन खोदते करते हैं मिनरल निकाल रहे हैं, जमीन से क्या कर रहे हैं? कोल निकाल ले रहे हैं। ओशियन से क्या कर रहे हैं? फिश को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। फॉरेस्ट से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हम टिम्बर्स या फिर ट्रीज को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ये होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं जेनेटिक इंडस्ट्री तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल से हम कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, अगर जो भी काव है, काउ से हम क्या कर रहे हैं? मिल्क एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन। हेन से हम क्या कर रहे हैं? हेन से हम क्या कर रहे हैं? एग्स को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली ये वही इंडस्ट्री है जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को एक्वायर करके उसको प्रोसेस करके फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। यहाँ पे जो कैटेगरीज क्लासिफाइड होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही वो इंडस्ट्री होती है जहां पे रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, या फिर मैं कह सकूं एक ऐसे प्रोडक्ट को जो भी काम का नहीं है उसको रेडिली अवेलेबल कराना ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। इसका कोड था एज सून एज पॉसिबल। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां से आप सिंगल प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल बना रहे हैं, डीजल बना रहे हैं, केरोसिन बना रहे हैं। एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे आप बहुत सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके आप कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टी का एक आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया था। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहां पे आप एक प्रोडक्ट को ही प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप शुगर से शुगर केन बना रहे हैं,
असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहां पे आप बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट को असेंबल करके एक और फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यूपीएस ले रहे हैं, आप सीपीयू ले रहे हैं, आप माउस ले रहे हैं, फिर आप उसको असेंबल करके क्या बना रहे हैं, आप कंप्यूटर बना रहे हैं। फिर सेकंड जो हमारी कैटेगरी थी वो थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है, इस इंडस्ट्री को फंक्शन करने के लिए इन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हाथ थामना ही पड़ेगा। बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है, किसके, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, रोड्स हो गए। तो अगर मैं कह लूं बिल्डिंग बननी है, ब्रिज बनने, डैम बनने, रोड बनने, तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली वो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जो मटेरियल कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रही है। थर्ड सेक्टर जो हमारा आता है वो आता है टर्शियरी सेक्टर, इसको हम सपोर्ट सेक्टर भी बोलते हैं। ये वो सेक्टर होता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, इस सेक्टर को सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है। किसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, ये कहा जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं एक बार कॉमर्स की। कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स का मतलब यही होता है कि ट्रेड, इट इन्वॉल्व्स ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री की तरह ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही करवाएगा। अगर मैं रोल ऑफ कॉमर्स की अगर बात करूं तो रोल ऑफ कॉमर्स में कोड जो हमारा था, प्यार से पिलाओ फिर रुलाओ, प्यार से पिलाओ फिर रुलाओ। पहले आप देख लो ट्रेड का मतलब क्या होता है। देखो ट्रेड बेसिकली अगर मैं बताता हूं तो कॉमर्स का मतलब यही होता है कि जितनी सारी दिक्कत आने वाली है ट्रेडिंग के टाइम पे, बिजनेस के टाइम पे, उन सारी दिक्कतों को कम करने का काम जो करता है वो कॉमर्स ही करता है। वो कहते हैं ना, कष्ट के लिए खेत आगे बोर्ड लगाए, तो बोर्ड का काम कौन कर रहा है, बोर्ड का काम कॉमर्स ही कर रहा है यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज को लेके। तो पहला आता है ट्रेड। देखो ट्रेड का मतलब कि ट्रेड में देखो क्या होता है, हम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दो पार्टी को होना जरूरी है, एक तो बायर और एक सेलर। इन दोनों को मिलाता कौन है, कॉमर्स। कहां मिलाता है, मार्केट में। तो मार्केट किसने बनाया, कॉमर्स ने बनाया। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर देना जहां पे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंसेस का मतलब ये कष्ट, दिक्कतें जो आती हैं बिजनेस एक्टिविटीज को, उसको दूर करने के लिए कॉमर्स ही काम आता है। तो मार्केट को क्या करा, मार्केट को बना दिया, किस लिए, ताकि बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिल सके और हिंड्रेंस ऑफ पर्सन दूर हो सके। दूसरा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपको देखिए, बिजनेस करते हैं तो रिस्क कितने होते हैं, बिजनेस जब आप करते हैं तो लॉसेस के कितने आपके पास, ये आपके सामने अनसर्टेनिटीज आती है। तो अनसर्टेनिटीज को दूर करने के लिए भी कॉमर्स आगे आता है, जिसको हम बोलते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। ट्रांसपोर्टेशन, जब भी आप मान लेते हैं मैं कोई प्रोडक्ट है, मैं अगर मान लेते हैं मैं गुजरात से कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, मंगा रहा हूं, तो प्रोडक्ट कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस भी नहीं होना चाहिए। बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को भी दूर करने के लिए कॉमर्स ही आगे आता है। और लास्ट, जब मैंने अगर फाइनेंसिंग भी ले ली तो मैं प्रोडक्शन की कैपेसिटी में मेरी बहुत सारी बढ़ जाएगी। तो ये सारा प्रोडक्शन करके मैं रखूंगा क्या, तो इसको हम बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। तो इसको भी कौन दूर करता है, इसको भी दूर हमारा कॉमर्स ही करता है। तो बहुत सारी पॉइंट्स हो गए कॉमर्स को लेके, सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कॉमर्स को फर्दर क्लासिफाइड हम कर सकते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम सर्विस प्रोवाइडर ही बोलते हैं, जो हमने टर्शियरी सेक्टर कहा था। ट्रेड आप देख लो, ट्रेड का मतलब ये होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करवाना। ठीक है, आगे इसको फर्दर क्लासिफाइड करेंगे तो आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब दो कंट्रीज आपस में इन्वॉल्व हो जाती हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब हम परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं फॉरेन कंट्री से अपनी नेटिव कंट्री में इस्तेमाल करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, आईफोन फ्रॉम यूएसए, तो वो होता है हमारा इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होता है जब हम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं अपनी नेटिव कंट्री से किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल टाटा टी, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट का ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीदती है किसी तीसरी कंट्री में बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। इसका मैंने एग्जांपल लिया था, बांग्लादेश को आईफोन की जरूरत थी तो उसने इंडिया से कहा, इंडिया ने यूएसए से खरीदा, यूएसए से खरीदा, फिर यूएसए जितने भी आईफोन बांग्लादेश जाने थे वो बांग्लादेश भेजे, बाकी सारे आईफोन अपनी कंट्री में रख लिए। फिर देखते हैं हम इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज या फिर जो भी ट्रेडिंग या सर्विसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है उसी को बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड भी आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब ये होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी या फिर बल्क क्वांटिटी, जिसमें कि पर्पस या तो रीसेल हो सकता है या फिर इंटरमीडिएट यूजेज भी हो सकता है। रीसेल का मतलब ये होता है एक हाथ खरीद दूसरे हाथ बेच। इंटरमीडिएट यूज का मतलब ये होता है कि मैंने एक हाथ तो खरीदा, दूसरी चीज मैंने आगे बेचा नहीं, उसको अपनी फैक्ट्री के अंदर कंज्यूम कर लिया ताकि मैं फाइनल प्रोडक्ट बना सकूं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, फिर आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, लेकिन रिलेटिवली लेस क्वांटिटीज में हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पर्पस कोई भी इंटरमीडिएट यूजर्स का नहीं होता, यहाँ पे सोल पर्पस ये होता है कि कस्टमर को बेचना। कस्टमर तक पहुंचने वाले रिटेल ट्रेड ही होते हैं, प्रोड्यूसर या फिर होलसेल ट्रेड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मैंने पहले भी बताया था, ये खाली सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, ये एड प्रोवाइड करवाती हैं बिजनेस को, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं बिजनेस को, जैसे कि टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कराता था। इसके अंदर आपको अगर टाइप्स लेने तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस ले लो,
तो मैं कह सकता हूं बैंकिंग जो है, बैंकिंग फैसिलिटी एक बिजनेस को प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर पाए, ताकि वो अपना बिजनेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर पाए। एडवर्टाइजिंग की अगर बात करें तो हर एक बिजनेस जो दिखता है वो चलता है। पुरानी कहावत, आज की कहावत भी यही है कि बिजनेस को एडवर्टीजमेंट करना होता है तो ये क्या करता है, बिजनेस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, एक प्रोवाइड कराता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। बिजनेस जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्टोरेज की, तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी को बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर आता है इंश्योरेंस की, जो इंश्योरेंस की यानी कि रिस्क कवर करने के लिए भी इंश्योरेंस की जरूरत होता है, ये भी एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड है बिजनेस को। एंड लास्ट बोलता है जो हमारा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस था, जो हमारा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस था ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें भी, और ये इसकी एड भी कौन प्रोवाइड कराता है, एक्सुलरीज टू ट्रेड। ये सारी बातें हमने कॉमर्स में भी देखी थी, सारी की सारी बातें हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में भी देख रहे हैं। अब देखते हैं बिजनेस। बेटा बिजनेस क्या है, बिजनेस ये है कि तू जहां जहां जाएगी मेरा साया भी वहां पर तेरे साथ चलेगा। जैसे आप जाते हैं आपके साथ आपकी परछाई चलती है, वैसे ही बिजनेस अगर है तो उसके साथ रिस्क भी ऑटोमेटिकली आपको कॉम्बो में मिलेगा। जैसे जूते के साथ फीते मिलते हैं वैसे ही रिस्क के साथ, जैसे वैसे ही बिजनेस के साथ रिस्क भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की अगर बात करूं तो दो टाइप के बिजनेस रिस्क होते हैं। पहला होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। बेसिकली ये वो रिस्क होते हैं जहां पे इक्वल चांसेस होते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पोर्टिंग बैटिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक करना, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या तो मुनाफा होगा या तो नुकसान होगा, 50-50 वाला गेम होता है। एक होता है प्योर बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या तो नुकसान होगा या तो नहीं नुकसान होगा। एग्जाम्पल हमने लिया था, या तो लेबर स्ट्राइक करेंगे, लेबर स्ट्राइक अगर करेंगे तो नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। चोर चोरी करेगा तो नुकसान होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। मैंने कहा ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, जहां जहां बिजनेस होगा रिस्क ऑटोमेटिकली होगा। सेकंड पॉइंट, रिजल्ट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। बेटा जब आप बिजनेस करते हो ना तो एक तो लॉस का नुकसान तो होता ही है, लेकिन लॉस के आने के भी कई तरीके होते हैं। अब पहला तरीका ये भी हो सकता है कि स्ट्राइक आ जाए या फिर चोरी हो जाए, तो पहला नुकसान का तरीका तो यही हो गया। हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर लें, जिससे कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाए, तो ये भी रिस्क हो सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए, तो ये भी रिस्क हो सकता है। हो सकता है कि कोई कैलेमिटीज आ जाए, जैसे कि ओ माय गॉड मूवी में आई थी कि पूरा को पूरा बिजनेस ही चौपट हो गया उनका। कांजीलाल मिश्रा नाम था, नाम याद उनका आ गया आज तो। तीसरा था डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क है, यानी कि अगर हायर रिस्क लेंगे तो हायर प्रॉफिट भी होगा। एंड डिग्री ऑफ रिस्क, मैंने बताया ना कि जो रिस्क होता है वो आएगा तो जरूर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है। कॉजेज ऑफ रिस्क की अगर बात करें तो पहला आता है नेचुरल कॉज। बेटा इसमें सारी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फेमाइन हो गया, एंड ऐसे लॉसेज जिसपे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो सारे के सारे नेचुरल कॉजेज ही होते हैं। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब यही होता है, सपोज मान लेते हैं मेरी कॉम्पिटिटर है, मैं एक पेप्सी, मेरा कॉम्पिटिटर कोको कोला है। कोको कोला मान लेता कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल देता है, या फिर मान लेता कोई ऐसी पॉलिसी चेंज कर देता है, प्राइसिंग पॉलिसी चेंज कर देता है, जिसके क्या होता है, जिससे मुझे को नुकसान हो सकता है। यानी कि ये भी एक थ्रेट है, ये भी एक रिस्क है मेरे बिजनेस के लिए। फिर बात करते हैं ह्यूमन कॉस्ट। ह्यूमन कॉस्ट की अगर बात करें तो ह्यूमन कॉस्ट का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि काम करते हुए जो वर्कर्स है उन्होंने केयरलेसनेस दिखाई, या फिर मान लो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, या फिर मान लेते हैं लोगों ने चोरी कर ली, तो ये भी एक ह्यूमन कॉजेज भी एक टाइप का रिस्क हो सकता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे अदर कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गए, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए। ये सारे के सारे एक टाइप के रिस्क है कि जो कि मेरे बिजनेस के लिए हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं अपने कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस से स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो जरूर ही रखने हैं। कितनी भी बिजनेस पढ़ लो, एंड में ये सारे टॉपिक ही याद आते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपको बिजनेस, आप सेगमेंट चूज कर लो, आप क्राइटेरिया चूज कर लो, आप ऑडियंस चूज कर लो कि आपको किसको कैटर करना है। तो सबसे पहले तो आप चूज कर लो कि आपको कौन सी बिजनेस लाइन लेनी है। दूसरी चीज आप ये देख लो कि कितना बड़ा, कितना किस स्केल पे आपको अपना बिजनेस खोलना है। तीसरा आप ये देख लो कि लोकेशन, आपको शहर में खोलना है या आपको पॉश इलाके में खोलना है, आपको गांव में खोलना है, कहां आपको बिजनेस खोलना है, ये आप लोकेशन भी डिसाइड कर लो। फाइनेंस भी डिसाइड कर लो, कितना आप अपना लगाना चाहते हो, कितना फ्रेंड्स का लगाना चाहते हो, कितना आप फंडिंग रेज करना चाहते हो, कितना आप बैंक से लेना चाहते हो, कितना आप पिच करना चाहते हो गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म्स को। फिर बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट। हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप ये देख लो कि आपको कौन सी मशीनरी की जरूरत है, आपको कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत है, आपको कौन से टूल की जरूरत है, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ताकि आप अपने बिजनेस में एक चार चांद लगा पाए, एफिशिएंसी का तारा चमका पाए। फिर है प्लांट लेआउट। जब आप सारे इक्विपमेंट्स आप सेटल कर पाए, फिर आप अपना प्लांट सेटअप कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं आप अपनी बिल्डिंग को सेटअप कर सकते हैं। फिर हमारा 7th पॉइंट आता है एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड मैन पावर। बिजनेस को अच्छा चलाने वाला मालिक नहीं होता,
साथ साथ उसके साथ मैन पावर भी होती है जो पूरा योगदान करती है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए। सेकंड लास्ट पॉइंट बात करते हैं टैक्स प्लानिंग। देखो बेटा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टैक्स प्लानिंग होती है। हमारे इंडिया के अंदर जो है वो इनकम टैक्स एक्ट अलग है, और हर कंट्री के अंदर सबका अलग एक्ट होता है, और टैक्सेबिलिटी भी अलग अलग होती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने बिजनेस इंडिया में करना है, कनाडा में करना है, चाइना में करना है, जापान करना है। क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर कंट्री की टैक्सेशन पॉलिसी बिल्कुल अलग होती है। फिर करते हैं स्टार्टिंग द एंटरप्राइज। जब आपने आठों के आठों पॉइंट देख लिए, बस 9वें पॉइंट में टीका लगा लीजिए अपने माथे पे भी और अपने बिजनेस के गेट पे भी, और यहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने अपना वन शॉट रिवीजन पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने मेरे पहले के 2 रेगुलर लेक्चर देखने के बाद अगर आप रिवीजन लेक्चर पे आ रहे हैं, तो शायद ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा जो आपको आएगा नहीं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स मैं उसको कैटर कर लूंगा। एंड इसका कोड भी था फिल्म पर टेक्स्ट। फिल्म पर टेक्स्ट, फिल्म में चौथा पॉइंट लगा दो, आई तो मैंने सब्स्टिट्यूट के लिए दिया हुआ है। एल में पॉइंट नंबर 1 एंड 3 कवर हो जाएंगे, एम के अंदर पॉइंट नंबर 7 कवर हो जाएगा, एस के अंदर 2 एंड 9 कवर हो जाएगा, पर के अंदर 5 कवर हो जाएगा, एंड टेक्स्ट के अंदर तो था हमारा पॉइंट नंबर 8। तो इसी कोड से मैं अपना पूरा का पूरा लेक्चर खत्म करता हूं। एंड मैंने एक जो सीरीज चलाई थी कि पहले रेगुलर लेक्चर वन शॉट रिवीजन, वो कंप्लीट होती है फर्स्ट चैप्टर की। सेकंड चैप्टर की वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।